किसान भाइयों नमस्कार। आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि की उन्नति और विकास के लिए आप सदा ही प्रयत्नशील हैं, पर कृषि में होने वाली कुछ समस्याएं आपके कार्य को मुश्किल बना देती हैं, जिसका उचित समाधान जरूरी है, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे विशेषज्ञों द्वारा हम आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। किसान का हित प्राथमिकता, गेहूं धान की क्रय सीमा बढ़ी, योजनाओं का होगा भौतिक सत्यापन, बगीचे में लगाएं कुंदरू और तरबूज खरबूज बचाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को लेकर मन की बात के माध्यम से आकाशवाणी पर किसानों को आश्वासन दिया है कि यह विधेयक किसानों, उनके परिवार और ग्रामीणों के हितों को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 के अधिनियम के गरीबों के हितैषी सभी प्रावधानों को नए विधेयक में बरकरार रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2013 के कानून में सबसे बड़ी कमी यह है कि इससे 13 उन चीजों को बाहर रखा गया है जो रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और खदान के काम आदि सरकारी गतिविधियों से संबंधित है, जिनमें सबसे अधिक जमीन अधिग्रहण किया जाता है। उन्हें बाहर रखने का मतलब है कि उन 13 प्रकार के कामों के लिए जमीन लेने पर किसानों को 120 साल पुराने कानून के आधार पर मुआवजा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि शहरीकरण के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण होगा उसमें विकसित भूमि 20% उस भूमि मालिक को मिलेगी, ताकि उसे आर्थिक रूप से हमेशा लाभ मिले, परिवार में एक युवक को नौकरी मिले। श्री मोदी ने किसानों के सुझाव का जिक्र करते हुए कहा, हम इस बात पर सहमत हैं कि सबसे पहले सरकारी जमीन का उपयोग हो, उसके बाद बंजर भूमि का उपयोग हो, फिर आखिर में अनिवार्य हो तब जाकर उपजाऊ जमीन को हाथ लगाया जाए। और इसीलिए बंजर भूमि का तुरंत सर्वेक्षण करने के लिए भी कहा गया है, ताकि वो पहली प्राथमिकता बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में गत दिनों गेहूं और धान पर वार्षिक क्रय कर की सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में निजी व्यापारियों द्वारा बाजार में कृषकों से गेहूं और धान खरीदने में रुचि बढ़ेगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए राज्य शासन ने 2 वर्ष के लिए 17,000 करोड़ की निःशुल्क प्रत्याभूति मंजूर करने का निर्णय भी लिया। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन को रबी विपणन वर्ष 2015 में गेहूं खरीदी के लिए यह साख सीमा स्वीकृत की गई है। मंत्रिपरिषद ने सीहोर जिले के अमलाहा कृषि फार्म की चल अचल संपत्ति की कीमत से अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान इकार्डा को मुक्त करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने अशोकनगर जिले में नवीन तहसील पिपरई बनाने का निर्णय लिया है। विभागीय योजनाओं के मैदानी क्रियान्वयन को मजबूत करने की दृष्टि से प्रदेश भर में भौतिक सत्यापन का कार्य अभियान के रूप में चलाया जाएगा। यह निर्देश प्रमुख सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने सभी कलेक्टरों को दिया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं में समस्त हितग्राही मूलक योजनाओं, विशेष रूप से स्प्रिंकलर ड्रिप प्रदाय, विभिन्न फसल प्रदर्शन कार्यक्रम, कृषि यंत्रों के प्रदाय आदि के संबंध में चयनित कम से कम एक विकासखंड में हितग्राही वार स्थल निरीक्षण कर परिसंपत्तियों योजनाओं का भौतिक सत्यापन विगत 3 वर्षों 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का कराया जाएगा। इस कार्य के लिए जिले के समस्त उप संचालक तथा परियोजना संचालक आत्मा विकासखंड चयन करने के लिए 1 सप्ताह में हितग्राहीवार जानकारी कलेक्टर द्वारा गठित जांच दलों को प्रस्तुत करेंगे। हितग्राही मूलक भौतिक सत्यापन कार्यक्रम में जिले के कृषि विभाग के कर्मचारियों को पृथक रखा जाएगा। भौतिक सत्यापन के बाद जांच प्रतिवेदन 30 अप्रैल 2015 तक राज्य शासन को भेजने को कहा गया है। ग्रीष्मकाल में तरबूज खरबूज की बहुउपयोगी फसल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस फसल में फल मक्खी नुकसान पहुंचाती है, जिसे बचाने के लिए किसान भाइयों को सतर्क रहना चाहिए। फल मक्खी के शिशु फल के अंदर गूदे को खाते हैं, ग्रसित फल सड़ने लग जाते हैं तथा कीट का विस्तार होने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को एकत्रित करके नष्ट करना चाहिए। फसल में गुड़ाई करते रहें ताकि भूमिगत शाखाएं बाहर आकर नष्ट हो जाएं।
भूमि पर पड़े फलों को उल्टा पुल्टा करते रहें। नर कीट को आकर्षित करने के लिए संतरे का तेल पानी में मिलाकर चौड़े मुंह वाले बर्तन में खेत में जगह जगह रखना चाहिए। इससे वयस्क कीट को प्रलोभन से मारा जा सकता है। इसके लिए 1 किलो गुड़ को 20 लीटर पानी में घोल बनाकर इसमें 50 मिलीलीटर सिरका तथा 50 मिलीलीटर मेलाथियान की डालें और खेत में जगह जगह चौड़े मुंह के बर्तन में रखें। कुंदरू एक बहुत उपयोगी तथा नकदी सब्जी फसल है। एक बार लगाने के बाद बेल 4 से 5 वर्ष तक फल देती है। केवल रखरखाव की जरूरत होती है। उत्तम जल निकास वाली दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त है। इसे जून जुलाई तथा फरवरी मार्च दोनों मौसम में लगाया जा सकता है। लता की कटिंग से नया रोपण किया जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी, जिसकी मोटाई छोटी उंगली के समान है, उपयुक्त होती है। 3-3 मीटर दूरी पर 30 गुना 30 गुना 20 सेंटीमीटर के गड्ढे तैयार कर लें। उसमें 10 किलो गोबर खाद भरें। इसके बाद बेल लगाने के बाद उर्वरकों में प्रति बेल 50 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें। इसके पहले किस्मों का चयन अपनी जरूरत के मुताबिक या फिर वैज्ञानिकों से चर्चा करके करें। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अंत में आप नजर डालिए मंडी भाव पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आजकल इस महंगाई के दौर में हम उन्नत कृषि तकनीक और खेती के मुख्य आधार खाद, बीज व सिंचाई का समुचित उपयोग करके कम लागत में उत्तम कृषि कार्य कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं हमारी विशेषज्ञ सीमा नवेरिया से। हम कम लागत तकनीक की बात करें तो मैं शुरुआत करूंगी मिट्टी परीक्षण से। किसान भाइयों, अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण हर 3 साल में अवश्य कराना चाहिए। मिट्टी का परीक्षण कराएंगे तो उनको अपने मृदा में पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जो उपस्थित मात्रा है उनके बारे में पता चलेगा। उनका स्तर क्या है, क्या वो उनके मृदा में पूर्व से ही उपस्थित हैं या उनकी कोई कमी है। तो जब ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, हमारे किसान भाइयों को उनकी मृदा का जो स्तर है वो पता चल जाएगा, तो उनको खाद या उर्वरक की मात्रा डालना उनका तय हो जाएगा, निश्चित मात्रा तय हो जाएगी। और इस तरह से जो वो अतिरिक्त मात्रा का जो उसमें डाल रहे थे वो उसका जो व्यय है उससे वो बच सकेंगे। तो जब भी संतुलित उर्वरक की मात्रा अनुशंसित की जाती है तो मिट्टी परीक्षण ही एक ऐसा आधार है जिसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि कितनी मात्रा खाद की या उर्वरक की उनको उसमें डालनी है। तो हमेशा ये अनुशंसा की जाती है कि हमारे किसान भाई ये जो मिट्टी परीक्षण है वो अवश्य कराएं। कई जगह पे ये निःशुल्क किया जाता है या एक बहुत कम लागत होती है जिसको अगर आप मिट्टी का परीक्षण कराएं, और 3 साल तक फिर कराने का कोई झंझट नहीं रहता उनको। तो जब हम मिट्टी परीक्षण करा लेते हैं उसके बाद बात आती है बुआई की। मैं शुरुआत से ले रही हूँ चूँकि हमें पूरी लागत कम करनी है। तो जब बुआई की बात आती है तो जो बीज बुआई के लिए उपयोग में लेते हैं हमारे किसान भाई, तो वो ध्यान रखें कि बीजों को ठीक ढंग से उसकी सफाई कर दें। ग्रेडिंग करने का मतलब होता है कि जो भी जो खराब बीज है या कीटों ने जिनको नुकसान पहुंचाया उन बीजों को अलग कर दें और उसके बाद जो अच्छे बीज हैं उनको
बुआई के लिए प्रयोग करें। और बुआई करने से पहले भी मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर वो उसका अंकुरण प्रतिशत निकाल लेते हैं तो अंकुरण प्रतिशत ज्ञात होने के बाद बीज की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। अंकुरण प्रतिशत निकालने के लिए 100 बीजों को लेके और उनके बुआई कर दें और 3-4 दिन बाद आप देखें कि उसमें कितने प्रतिशत अंकुरण हुआ है। तो इस आधार पर आपको जो बीज की मात्रा है, बुआई के लिए हमें कितने बीज लेने हैं, उस मात्रा का निर्धारण हो जाता है। तो हमारे किसान भाई अंकुरण परीक्षण करके पहले जरूर देख लें और उसके बाद अतिरिक्त मात्रा में व्यय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बीज की भी बहुत सारी मात्रा ले लेते हैं तो आपका ये अनावश्यक व्यय है। तो अनावश्यक व्यय को रोकने के लिए आपने अंकुरण प्रतिशत ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमेशा ये आपको अनुशंसित किया जाता है कि अच्छे बीजों का, अच्छी जो किस्म है, जो अच्छी वैरायटी है, उनका प्रयोग करें। जो बरसों से चले आ रहे हैं आपने अनाज के लिए जो बीज रखे हैं उसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो अगर आप अपना ये चीज़ लागत लगा ही रहे हैं तो आप अच्छी प्रजाति के उन्नत किस्म के बीज लें और इसके बाद बुआई करें। बुआई की बात आती है तो फिर एक बात आती है कि कतारों में बुआई करना। देखिए, जब आपको ये अनुशंसित किया जाता है, जब आपको ये बताया जाता है कि इस फसल की बुआई कतारों में करनी है, जो निश्चित उनकी दूरी है उसमें करनी है, तो उसी में करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो कर्षण क्रियाएं हैं वो करने में आसानी होती है। चाहे निंदाई गुड़ाई हो या हमें खरपतवार नियंत्रण करना है या किसी भी तरह का कर्षण कार्य करना है, तो अगर दूरी पर्याप्त होती है तो वहाँ से आने जाने में भी ठीक रहता है और जो भी कर्षण क्रियाएं हैं वो आसानी से संपन्न की जा सकती हैं। तो हमारे किसान भाई कतार में दूरी का ध्यान रखें, कतार में बुआई का ध्यान रखें। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए करें। आज बात आती है जैविक खेती की। तो हमारे किसान भाई जैविक खेती से जो अपने खाद की जो आवश्यकता है उनको अवश्य पूरा करें। देखिए, रासायनिक खाद जो होती हैं वो धीरे धीरे मृदा का पोषण पूरे तरीके से समाप्त करती जा रही हैं और उसको जहरीला बना रही हैं। इसलिए हमारे किसान भाइयों को ये कहा जाता है कि वो नाडेप से जो तैयार कंपोस्ट है उसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ वो केंचुए की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने मृदा का जो स्वास्थ्य है उसका पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं और वो उसकी उपयोगिता को समझें और उसको अवश्य प्रयोग में लाएं। इसके अलावा अनाज में जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो भंडारण के दौरान जो क्षति होती है उसको बचाने के लिए भी ठीक ढंग से उसका भंडारण करें और गोदाम में उनको सुरक्षित ढंग से रखें। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, भारत में दूसरे देशों के मुकाबले तिल का उत्पादन व इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। तिल की बोनी करने वाले किसानों के लिए मौसम में होने वाले बदलाव के अनुरूप इस समय सबसे अच्छा मौसम है। तिल की बोनी करने से पहले आप उसके बीज की गुणवत्ता की जांच करवाएं। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का ही इस्तेमाल करें ताकि आप उत्पादन तो अच्छा लेंगे ही, साथ ही आपको मुनाफा भी अच्छा होगा। तिल के विषय पर हम और जानकारी लेते हैं हमारे विशेषज्ञ रजनी बिसेन से। मैं आज हमारे किसान भाइयों की तिल की खेती के बारे में जानकारी दूंगी। जिन किसान भाइयों ने इस वक्त अभी चना काटा है या अपने खेत से मटर काटी है, उनके लिए खेत तैयार होगा और वो इस वक्त तिल की खेती ले सकते हैं। मौसम के हिसाब से जो उन लोगों को थोड़ा सा डर लग रहा है, उसके बावजूद वो तिल की खेती ले सकते हैं। इसमें अगर हम सबसे पहले तिल की बात करें तो तिल हम लोग लगभग 3 से 4 मौसम में लेते हैं, जो कि सबसे अच्छा समय तिल के लिए माना जाता है कि खरीफ सीज़न, जो कि हम जून के 15 जून से लेके 15 जुलाई तक का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है तिल के लिए। लेकिन आजकल का जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में, उसके हिसाब से हम लोग ने जो अपना यहाँ पे रिसर्च की उससे पता लगाया है कि अब इस वक्त लगभग सबसे अच्छा मौसम जो है वो यही है। और जो किसान भाई अभी लेट हो गए क्योंकि उनको मौसम में अभी भी ऐसा मौसम
है कि वो अभी बोनी कर सकते हैं, तो इसलिए वो अभी भी अपने खेतों में तिल की बोनी कर सकते हैं। जिनके खेत खाली हैं वो इस वक्त घबराए ना, वो तिल की खेती लें, उनको अधिक लाभ मिलेगा। इसमें सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि जो हम सबसे पहले बीज की बात करें, खेत के साथ में बीज की बात करें। सबसे पहले बीज की बात करें तो किसान भाई ये ध्यान रखें कि उनका जो बीज है वो उच्च गुणवत्ता युक्त बीज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम बीज अच्छा लेते हैं उसी से लगभग हमारे जो उत्पादन है उसमें 15 से 20% की वृद्धि हमको किसान भाइयों को देखने मिलती है। साथ में कुछ ऐसी किस्में हैं जिनका बीज उनको लेना चाहिए, जैसे कि TKG 21, TKG 22, जो कि हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई हैं। ये किस्में हमारे पूरे देश में, मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये चलती हैं और इनको आप किसी भी मौसम में लें, इस समय भी लेंगे तो भी वो अच्छी उपज देंगे आपको, इसलिए ऐसी किस्मों का चयन करें। और जैसे कि तिल की बात करते हैं तो तिल जो है हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो कंट्री है इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा तिल का उत्पादन और क्षेत्र है, उसके बाद चाइना आता है। इसलिए हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि तिल हमारे लिए और लगभग 3000 करोड़ टन का जो रुपए का जो 3000 करोड़ रुपए का जो हमको भारत से बाहर से एक्सपोर्ट हमारे देश से जाता है, वो मूल्य भी हमको तिल के थ्रू मिलता है। अपने देश की दूसरी एक्सपोर्ट की जो क्रॉप है वो तिल है, इसलिए किसान भाई चाहें तो तिल का उत्पादन लें। इसमें लगभग 50% तेल की मात्रा रहती है इसके बीज में और 25 से 30% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो कि हमारे लिए इसका उपयोग हम लोग खाद्य के रूप में इसके तेल का उपयोग करते हैं, जो कि सबसे पौष्टिक माना जाता है। इसलिए किसान भाई तिल को ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ध्यान देने लायक चीज़ है वह है कि मिट्टी का चुनाव, जो हमारा खेत का चुनाव है, उसके लिए किसान भाई हमेशा ऐसी मिट्टी का चयन करें जहां पर ज़्यादा गहरी मिट्टी, काली मिट्टी का चुनाव ना करें। जो हल्की मिट्टी होती है उस पर इसकी बोनी ले सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे खेत में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग ने बलुई डोमेट जो मिट्टी होती है उस मिट्टी पे किसान भाई इसकी तिल की खेती लें। उसके साथ में एक चीज़ पे ध्यान दें कि जो मिट्टी है उसको पहले अच्छे से जुताई कर लें। उसके में जुताई के साथ में ही उसमें पहले दूसरी जो आखिरी जुताई आप करते हैं उसमें उसके साथ में गोबर की खाद का मिला दें और अच्छे से खेत में मिला के उसका उपयोग करें, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है हमारे खेत की वो बढ़ जाएगी और साथ में उपज अच्छी मिलेगी। उसके साथ में जब बोनी करते हैं तो ये ध्यान दें कि जो बीज है, हमको बीज को अगर हम कतार से कतार की दूरी पे बोते हैं तो लगभग 5 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर लगती है। लेकिन अगर चाहें किसान भाई जिनके पास साधन उपलब्ध हैं वे चाहें तो कूड़ मेड़ पद्धति में इसकी बोनी कर सकते हैं, जिसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर पानी अधिक गिर जाता है तो हम लोगों के पास नालियां हैं जिससे हम लोग अधिक पानी का निकास कर सकते हैं। और अगर पानी की कमी पड़ जाती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त, पानी की कमी भी हो सकती है, तो जब पानी आपके पास नहीं है तो आप लोग नालियाँ बंद करके उसमें पानी को एकत्रित कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को उनकी खेती में नुकसान नहीं होगा। इसलिए इसको कूड़ मेड़ पद्धति सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है, उसमें इसकी बोनी करें। इसके साथ में बीज को हम लोग सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि गर्मी का मौसम है इस वक्त, जब हम बीज की बोनी करते हैं तो चींटियों का लगना सामान्य बात है। इसलिए हमेशा खेत में बीज को पहले बीजोपचार करके बोएं, जो कि हम लोग थायरम के थ्रू करते हैं। उसके साथ में ही कीटनाशक का उपयोग अवश्य करें, जिसमें कि थायोमिथॉक्सम का उपयोग कर सकते हैं, जो कि बाजार में किसान भाइयों को क्रूजर के नाम से भी मिलती है। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि मेरे हाथ में कुछ पौधे दिख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि पत्ती में छेद हो गया है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने कीटनाशक का शुरू में उपयोग नहीं किया था। जब बीज उपचार किया था तब कीटनाशक का उपयोग नहीं किया था, इसलिए इसमें रस चूसक जो कीड़े हैं उनका प्रकोप देखने को मिलता है। अगर हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो 20 से 25 दिन तक हमारी फसल में कोई भी नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करें। उसके बाद जैसे ही हमने बोनी कर दी है उसके 2-3 दिन के अंतर पे, क्योंकि चींटी लग सकती है, गर्मी का मौसम है, फोरेट 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इस पे छिड़कवा दें खेत में हमारे किसान भाई। उनसे उनको चींटी का इफेक्ट और जो भी कीड़े लग जाते हैं उनसे रोकथाम हो सकेगी। उसके बाद बीज की बात हुई, उसके बाद हमारा जो बीज का दर है वो अवश्य ध्यान दें
कि 5 किलो लाइन से लाइन की दूरी पे, और अगर हम लोग, हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, किसान बहुत अच्छी खेती करना चाहता है, कम बीज दर के इस्तेमाल से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहता है, तो वो इस वक्त डिबलिंग का एक मेथड आया है, जिसमें कि हम बीज को कतार की दूरी में बिल्कुल लिमिटेड निशान स्थान पर डाल के उसकी बोनी करते हैं। उसमें 2 से 2.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल होता है। इसके साथ में किसान भाई अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं, उसके लिए उनको कम से कम 30 सेंटीमीटर आपकी कतार से कतार की दूरी का ध्यान रखें, और 15 सेंटीमीटर आपका पौधे से पौधे का डिस्टेंस। इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो हमारे किसान भाई अधिक उपज ले सकेंगे। इसके साथ में जब हम बोनी करते हैं तो हमको उर्वरकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए हमारे किसान भाई 40 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फुर और 20 किलो पोटाश के साथ में 20 किलो सल्फर का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तेल वाली तिलहन फसल है, इसलिए इसमें हमको सल्फर का उपयोग करेंगे, जिससे कि ज़्यादा हमारा तेल उत्पादन हमको मिलेगा। इसके साथ ही इसमें सबसे पहले ये ध्यान दें कि जब हम बोनी के समय पे हम पूरी जो स्फुर की मात्रा है, वो पोटाश की मात्रा है और सल्फर, ये तीनों हम खेत में जब बोनी के समय पे ही डाल दें खेत में। उसके बाद लगभग 30 दिन के अंतर पर जब हमारे खेत में फसल थोड़ी सी बड़ी हो गई है, उस वक्त हम किसान भाई दूसरी जो हमारी यूरिया की जो नत्रजन, जिसको हम यूरिया के थ्रू देंगे, उसका छिड़काव करें, तो जिससे हमारी फसल में अच्छे से बढ़त प्राप्त होगी। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम को लेकर आपके मन में जो भी विचार है, या आप हमें कोई सलाह या सूचना देना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। तो अगले अंक में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार।